So the next part of the class is गैमेटोजेनेसिस. तो गैमेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म एंड ओवम कैसे टेक होता है. ठीक है, तो ये पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे डाउट्स मुझे इस पर से आ रहे हैं बच्चों के कि मैम ये गैमेटोजेनेसिस में कैसे होगा पॉसिबल, या फिर जाके कुछ बच्चे ने पूछा कि कैसे 4 स्पर्म और सिर्फ एक एग प्रोड्यूस हुआ. तो दिस इज बीन सॉल्व्ड इनटू दिस पार्ट. ओके, सो दैट इज गैमेटोजेनेसिस. तो गैमेटोजेनेसिस का मीनिंग क्या है? गैमेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस. ठीक है, गैमेट जेनेसिस प्रोडक्शन, गैमेट का प्रोडक्शन गैमेटोजेनेसिस. सो द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट दैट इज स्पर्म एंड फीमेल इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस, वेराज oogenesis का मतलब है ओवम का प्रोडक्शन. ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेसेस को लेके इट इज़ द टर्म इज़ गिवन एज गैमेटोजेनेसिस. सो स्पर्मेटोजेनेसिस में कैसे होता है? नाउ यू हैव गॉन थ्रू द वीडियो ऑफ मियोसिस. सो हियर यू कैन सी हाउ द मियोसिस टेक्स प्लेस. तो वहाँ पे जो जर्मिनल एपिथेलियम था उसमें स्पर्मेटोगोनियम होता है, यानी कि वो सेल जिसमें से स्पर्मेटोजेनेसिस हो सकता है. तो वो 2 स्टेप्स करता है. एक तो अपने जैसे एडिशनल सेल्स बना के एपिथेलियम को एक्टिव रखता है, और दूसरी स्टेप वो मियोसिस करता है. सो दिस द वन विच इज़ गोइंग डाउनवर्ड्स इज द मियोसिस प्रोसेस. सो उसमें से स्पर्मेटोजेनेसिस से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये डिप्लॉयड सेल होता है. सो हियर द क्रोमोसोम नंबर इज 2n. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट मियोटिक सेल डिवीजन टेक्स प्लेस और उसमें से 2 सेल्स बनेंगे. सो 2n का कन्वर्जन हो जाएगा इनटू n एंड एंड n. तो ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना है ये हैप्लॉइड होगा. ठीक है, उसमें सेकेंड मियोटिक सेल डिवीजन हो जाएगा. सो सेकेंड मियोटिक सेल डिवीजन में स्पर्मेटिड्स बनेंगे जिसमें सेल बना है, बस उसका कन्वर्जन इनटू स्पर्म होना है, यानी कि उसका प्रोडक्शन ऑफ टेल पार्ट होना शुरू होने का है. ठीक है, सो हियर अगेन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू n n n n, यानी कि यहाँ पे 4 हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होंगे. ओके, तो 4 हैप्लॉइड सेल्स जो प्रोड्यूस हुए हैं वो है स्पर्मेटिड्स. स्पर्मेटिड्स का मैचुरेशन होगा, मैंने आपको बताया था, लेडिक सेल्स एंड सर्टोली सेल्स जो रहते हैं ये लोग उसमें से हार्मोन प्रोडक्शन एंड अटैचमेंट एंड ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं. तो सर्टोली सेल्स को ये स्पर्मेटिड्स जाके अटैच होती है और उसका मैचुरेशन इनटू 4 मैच्योर स्पर्म्स होता है. सो फ्रॉम 1 स्पर्मेटोगोनियम वी कैन प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड sperms which are active. Okay, so this is the process for spermatogenesis. Now comes the oogenesis. तो oogenesis में क्या होता है अभी? तो oogenesis में ओगोनियम इज़ सिमिलर टू स्पर्मेटोगोनियम. ये मैंने पहले भी बताया था, इसमें से माइटोसिस होकर एडिशनल ओगोनियम बन जाती है. और ओगोनियम जो है वो सबसे पहले फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन करके अरेस्ट फेज में चला जाता है ना. तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करेगा ये, सॉरी माइटोटिक नहीं, मियोटिक डिवीजन. फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करेगा और उसमें से पोलर बॉडी बनता है. पोलर बॉडी इज़ डिजनरेटिव सेल, जो कि बाद में जाके मियोसिस होके इसके डिजनरेटिव सेल्स बन के दीज सेल डिजनरेट. तो बचता क्या है फिर? इसमें से बचता एक सेल है जो सेकेंडरी oocyte है. सेकेंडरी oocyte गोज इनटू सेकेंड मियोटिक सेल डिवीजन. यहाँ पे ये n नंबर हो गया, यहाँ पे ये 2n नंबर था. सो यहाँ पे हैप्लॉइड सेल है. ये हैप्लॉइड सेल से 2 हैप्लॉइड सेल बनेंगे. दिस विल बी ए हैप्लॉइड ओवम विच इज़ मैच्योर्ड, और एक और सेकेंडरी पोलर बॉडी है वो डिजनरेट हो जाता है. ठीक है, तो ये 3 सेल इसमें से डिजनरेट हो गए और एक मैच्योर ओवम बना है. सो हेंस द नंबर इज़ बीन जस्टिफाइड, यानी कि हर एक सेमियोटिक सेल डिवीजन के बाद जब भी ओवम का प्रोडक्शन होता है तो एक सेल में से सिर्फ एक ही ओवम बनेगा. ठीक है, जबकि जब स्पर्म्स बनते हैं तो एक सेल में से 4 स्पर्म्स बनते हैं. ठीक है, सो हेंस दिस इज़ वाई रीज़न इज़ कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में सिर्फ 1 या 2 चाइल्ड का ही पॉसिबिलिटी होता है, या फिर 1 या फिर 2 इसका ही ओवम का पॉसिबिलिटी होता है, या फिर ओव्यूल में भी सिमिलर काइंड. बिकॉज इसमें से मेजर पार्ट जो है वो डिजनरेट हो जाता है, मेजर सेल्स जो है वो डिजनरेट हो जाते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, ये नॉन मोटाइल सेल है, जबकि यहाँ पे ये मोटाइल सेल है. सो हेंस यहाँ पे एक में से 4 बन जाते हैं, बिकॉज इसमें वापस से मोटिलिटी का इसेंशियलिटी हमें कंसिडर करना है और चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है वो काफ़ी कम हो जाती है. सो हेंस फ्रॉम 1 ओनली 1 स्पर्म विल गो एंड फ्यूज विद द ओवम. सो हेंस यहाँ पे नंबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड है और काफ़ी लोग इसमें से डिजनरेट भी हो जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस. ठीक है, तो ये हो गया गैमेटोजेनेसिस.
नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज़ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो हमने इसके बारे में तो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, बट यहाँ पे कुछ डिटेल में हम पढ़ेंगे कि कैसे फर्टिलाइजेशन के बाद सेल में या फिर जाइगोट में कैसे चेंजेस आती है, ठीक है, या फिर जाइगोट का एम्ब्रियो में कन्वर्जन जब होता है तो उसके सेल कंडीशंस क्या क्या होती है उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। सो ड्यूरिंग कोइटस इज फ्यूजन, तो उस कंडीशन में ट्रांसफ़र ऑफ सीमेन टेक्स प्लेस इनटू दी वजाइना, और जहाँ पे मैंने बताया था कि सर्विक्स के थ्रू फिर जाके स्पर्म्स स्विम रैपिडली एंड पास थ्रू द सर्विक्स एंड एंटर इनटू द यूट्रस. Finally they reached the junction of isthmus. Isthmus is the opening of the fallopian tube. From there they go towards the ampulla of the fallopian tube जहाँ पे उसका fusion होता है. So ovum released by the ovary is also transported to the ampullary region of the ampullary isthmus junction जहाँ पे वो रीच होता है और फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. सो फर्टिलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ यूनियन ऑफ द ओवम विद द स्पर्म टू मेक अ जाइगोट. सो द माइटोटिक सेल डिवीजन ये जो स्टार्ट होता है इसमें जाइगोट में, जब वो उसमें से मूव होना शुरू हो जाता है, ठीक है, क्लीवेज के टाइम में, उस टाइम में ये स्टार्ट हो जाता है. तो जैसे यहाँ पे मैं अभी डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा सा. सो हियर यू कैन सी ये कॉर्पस ल्यूटम है, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ओवम रिलीज़ हुआ है येलो कलर का, ठीक है. ओवम जो रिलीज़ हुआ है वो फिम्ब्री ने उसको कैच कर लिया, ओके, और उसको ट्रांसफ़र किया है इनटू एम्प्यूला. अब एम्प्यूला में जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्पर्म्स का फ्यूजन हो रहा है विच इज़ बीन जूम्ड हियर. सो यहाँ पे एग है जो रिलीज़ हुआ था, उसका ये बाहर का फॉलिकुलर सेल स्ट्रक्चर है जो उसको प्रोटेक्शन देता है. उसमें से फिर जाके ये रिलीज़ होने के बाद यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है. देर आर मैनी स्पर्म्स विच ट्राई टू अटैक द वॉल, और फिर उसमें से एक ही का एंट्री होता है न्यूक्लियस का, जिसका एंट्री हुआ जैसे ही वहाँ पे एंटर हो जाता है तो इन दो न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाता है. और फ्यूजन होने के बाद द आउटर वॉल ऑफ द ओव्यूल इट टर्न्स वेरी सॉलिड हार्ड, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा, ठीक है. तो जोना पेलुसिडा जो है वो एंट्री ऑफ अदर स्पर्म्स जो है वो रोक देता है जैसे ही फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस ऑकर्स एंड द सेल इज़ कंप्लीटेड. तो उसके बाद में उसका ट्रांसफ़र ही टोटली वो रोक देता है, ठीक है. तो फिर जाके इसमें से फिर सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है. दैट इज़ यहाँ पे अभी जाइगोट बन गया, तो जाइगोट जो है वो आगे मूव करेगा यहाँ पे, और जैसे जैसे एक एक स्टेप में वो मूव करते जाता है उसका सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है. सो फ्रॉम 1 सेल 2 सेल कंडीशन आ जाती है, 2 सेल कंडीशन से 4 सेल कंडीशन आ जाएगी, 4 सेल कंडीशन से 8 सेल कंडीशन आ जाएगी, ठीक है. तो इसको हम बोलते हैं क्लीवेज स्टेजेस. क्लीवेज यानी ब्रेकिंग. तो यहाँ पे ये जाके ब्रेक होके सेल इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू 2, 4, 8 स्टेज कंडीशन. और फिर जैसे ही वो यहाँ से यूट्रस में एंटर होता है, तो यूट्रस में एंट्री के टाइम में it will get converted into this morula. Morula is 16 stage condition, cell stage condition, जहाँ पे हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे इनटू यूट्रस. फिर जाके यूट्रस के वॉल में वो यहाँ पे एम्बेड होने के लिए रेडी हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं अर्ली ब्लास्टोसिस्ट. तो ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है कि ये जो 16 सेल कंडीशन है ये सारे सेल्स खुद को अरेंज कर लेते हैं इस मैनर में, और फिर जाके दे कैन नाउ प्रोड्यूस द फिंगर लेग प्रोजेक्शन जो मैंने बताया था, है ना. तो यहाँ से ये लेट ब्लास्टुला स्टेज में चला जाएगा, और लेट ब्लास्टुला स्टेज में यहाँ पे उसका इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है. तो इम्प्लांटेशन ऑकर्स इनटू द वॉल ऑफ द यूटरस, जहाँ पे द ब्लास्टुला का ब्लास्टोसिस्ट कैविटी के यहाँ से ये सेल्स जो है वहाँ पे पेनिट्रेट होके वहाँ से नरिशमेंट लेना शुरू कर देते हैं. और यहाँ तक तो उसको कुछ नरिशमेंट नहीं मिला था पहुँचते पहुँचते, तो यहाँ पे उसका नरिशमेंट स्टार्ट हो जाता है इनटू लेट ब्लास्टुला फेज. ओके, सो दीज आर द स्टेजेस विच टेक प्लेस ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन. इसके बारे में थोड़ा सा था. फिर इसके बाद में एक एक स्टेज को हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं क्या क्या है, so that it will be helpful for you. So blastulation क्या होता है? So it is the formation of blastula which is the next stage of morula. तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये 4th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन के बाद में होना स्टार्ट हो जाता है. तो मोरुला एंटर्स द यूट्राइन कैविटी, जहाँ पे इसके सेल्स जो है वो रीअरेंज हो जाते हैं. जैसे मैंने पहले बताया था कि वो पहले मास ऑफ सेल था, और फिर ये मास ऑफ सेल जो था उसने क्या किया, इसने खुद को रीअरेंज करके इट फॉर्म्स समथिंग लाइक दिस, है ना. तो उसने खुद को ऐसे रीअरेंज करके उसने ऐसा कुछ स्ट्रक्चर एक बना लिया होता है. तो इसको हम बोलते हैं ब्लास्टुला, ठीक है. तो ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करने को इट टेक्स 4 days,
तो उसके बाद में ये स्टार्ट हो जाता है एंड दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ब्लास्टुला. द सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्लास्टोसिस्ट. और एंड ब्लास्टोसिस्ट जो है ये जोना पेलिसिडा तभी जाके थिनर होना शुरू हो जाता है और डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि अभी तो उसको कोई टेंशन नहीं है, स्पर्म्स तो वहाँ पे होने वाले नहीं है और उसका सेल डिवीजन भी स्टार्ट हो गया है, तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है. तो इस एम्ब्रियो में अभी वापस से और कोई फ्यूजन होने के चांसेस नहीं है, तो इसीलिए जोना पेलिसिडा डिसअपियर हो जाता है. ठीक है. देन न्यू एम्ब्रियो जो है वो यूट्रस के वॉल में इम्प्लांट हो जाता है एंड बिफोर इम्प्लांटेशन कोरोना रेडिएटा भी डिसअपियर होता है या फिर डिस्पर्स होता है. कोरोना रेडिएटा इज़ द अदर वॉल लाइक स्ट्रक्चर. ये जो है यहाँ पे आप देख रहे हो, ये दिस वन इज़ कोरोना रेडिएटा. ठीक है. और फिर यहाँ पे ये जो थिकर ग्रीन कलर का बन गया उसको बोलते हैं जोना पेलिसिडा. ठीक है. Then comes the next stage after blastulation is implantation. So implantation, it involves attachment of the blastocyst to the endometrium wall. तो एम्ब्रियो जो है वो डॉर्सल वॉल को यानी कि यूट्रस के वॉल को पीछे में वो अटैच हो जाता है. यहाँ पे ये 7 डेज़ तक का प्रोसेस है. 7th डे को अटैचमेंट जनरली होती है. तो ट्रोफोप्लास्टिक सेल्स जो होती है जनरली इसकी वो लाइटिक एंजाइम रिलीज़ करती है, यानी कि जो बाहर का जो लेयर है वो एक लाइटिक एंजाइम रिलीज़ करता है जो एंडोमेट्रियम के वॉल को थोड़ा सा कुरेद देता है, यानी कि ब्रेक करता है, जहाँ पे फिर जाके वो अपनी फिंगर लाइक विलाय, मैंने आपको बताया था जैसे डायग्राम में कि वो एम्ब्रियो ऐसा होता है और फिर जाके ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस तरह से एंडोमेट्रियम में बनाना शुरू कर देता है. ठीक है. तो दैट इज़ कॉल्ड एज, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन. देन कम्स इज गैस्ट्रुलेशन. तो ब्लास्टुला से नेक्स्ट स्टेज जो बनती है सेल डिवीजन होके उसको बोलते हैं गैस्ट्रुला. तो हेंस द स्टेज का नाम भी गैस्ट्रुलेशन है. सो इन दिस स्टेज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन टू द जर्म लेयर. तो यहाँ पे जर्म लेयर्स बन जाती है, जैसे आपने डाइवर्सिटी में पढ़ा होगा देर आर 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म. ये तीनों लेयर बनना इसमें स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये तीनों लेयर से अलग अलग ऑर्गन्स और अलग अलग सेल्स और अलग अलग चीज़ें डेवलप होती है. सो हेंस ये जर्मिनल लेयर बनना ज़रूरी है. तो यहाँ पे ये ओरिजिनल साइड से अपने मूव करके वो फाइनली वहाँ पे सेटल हो जाता है, उसको नरिशमेंट मिलना शुरू हो जाती है और यहाँ पे गैस्ट्रोला बनना शुरू हो जाता है. फिर जाके जर्म लेयर बनती है, 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म. और फिर उसमें डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेल स्टार्ट हो जाता है. अभी तक सेल में कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं है, उसके बाद डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट होता है, यानी कि अभी तक सेल सारे सेम दिखते हैं. जैसे ही जर्म लेयर फॉर्म हो जाती है उसके बाद में इसमें डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज स्टार्ट हो जाता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बेसिक सेल स्ट्रक्चर ऑफ द टिश्यू स्टार्ट हो जाता है. और फिर स्टार्ट होता है ऑर्गेनोजेनेसिस, क्योंकि अभी सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम्स. ओके. तो वैसे ही यहाँ पे ऑर्गन्स स्टार्ट हो जाएंगे और वेरियस ऑर्गन डेवलपमेंट स्टार्ट्स इनटू द एम्ब्रियो. फिर यहाँ पे ऑर्गन जैसे स्टार्ट हो जाएंगे वैसे ही ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप हो जाएंगी. और जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा तो उस टाइम पीरियड को कंप्लीट होने के लिए इट टेक्स 9 मंथ्स, जिसको हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड. जेस्टेशन पीरियड जो है वो कंसेप्शन के बाद टू बर्थ तक का पीरियड, यानी कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ तब से लेके बर्थ तक के पीरियड को बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड. इट इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 290 डेज़ और 270 डेज़. तो ये होता है जेस्टेशन पीरियड. तो उसके बाद में बर्थ होता है. सो फीटल मेम्ब्रेन्स जो है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती है जनरली, जिसको हम ट्रोफोप्लास्टिक मेम्ब्रेन्स भी बोलते हैं. तो ये जनरली एनिमल्स में अलग अलग तरह से प्रेजेंट होती है. किसी में एमनियोसेंटेसिस किसी में एमनियोटिक कैविटीज़ होती है, किसी में फीटल कैविटीज़ होती है. तो ये सब उस हिसाब से, अब बस इसको रीड कर लेना, इसमें एज सच कोई इम्पोर्टेंट ऐसा एग्ज़ाम के हिसाब से तो है नहीं. देन there is one process which is called as amniocentesis. Amniocentesis is जनरली इस टेक्निक में हम क्या करते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, यानी कि जब फीटस ग्रो होते रहता है तो उसके सराउंडिंग में एक बैग प्रोड्यूस होता है, ऐसा एमनियोटिक बैग. ओके. या फिर एमनियोटिक कैविटी, जिसमें अंदर में फीटस होता है. ठीक है. तो ये जो फीटस है जो डेवलप हो रहा है उसके कुछ सेल्स जो है वो इसमें सस्पेंडेड होती है. ठीक है. तो ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है इसको निकाल के हम सेक्स ऑफ द फीटस चेक कर सकते हैं, या फिर उसमें क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स जो है वो चेक कर सकते हैं. तो जनरली ये एमनियोटिक फ्लूइड को यूज़ करके वी कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स सो दैट द
ग्रोइंग एम्ब्रियो अगर कोई डिफेक्ट से जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल से अगर वो लीदर डिफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया या फिर हीमोफीलिया हो गया, तो ये सारे जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं इनको एलिमिनेट करने के लिए उस एम्ब्रियो को चेक कर सकते हैं, या फिर previously it was used for sex determination. तो अभी amniocentesis is totally banned because generally people use it for only sex determination, और फिर जाके female feticide यानी कि killing of the female child before birth itself it was started very much into our country. तो इसको stop करने के लिए amniocentesis process को जनरली अभी बैन किया गया है सभी जगह पे, ये अभी जनरली टेस्ट नहीं होता है, ठीक है, until and unless parents are suffering from some or the other genetic disorders, तो फिर उनको क्रोमोसोमल डिफेक्ट के लिए ये टेस्ट करना अलाउ किया जाता है, अदरवाइज नो, ठीक है। ऑल्सो प्लासेंटा के बारे में हमने बात की है, तो प्लासेंटा इज़ कनेक्शन बिटवीन द फीटस एंड दी मदर, तो ये फॉर नरिशमेंट, फॉर रेस्पिरेशन, फॉर एक्सक्रीशन यूज़ होता है, और इसके थ्रू स्टोरेज के लिए भी यूज़ होता है। बैरियर भी है ये इसेंशियल सब्सटेंसेस पास करने के लिए। मोस्टली इसके थ्रू एक एंटीबॉडी पास होता है जिसको हम मदर के थ्रू चाइल्ड को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करता है ये जनरली, और इसके थ्रू हम बहुत सारे इसेंशियल चीज़ें एलिमेंट्स फीटस को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगेन एंडोक्राइन फंक्शन, जैसे मैंने पहले भी बताया था, placenta is also functions for secretion of hormones, that is estrogen and progesterone, and human chorionic gonadotrophic hormone HCG जिसको बोलते हैं, तो ये हॉर्मोन्स का सिंथेसिस भी प्लासेंटा करता है। नाउ दिस इज़ अ डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्लासेंटा, जैसे मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ये तो हमने पहले भी डायग्राम में देखा था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एम्बिलिकल कॉर्ड है, अंदर आ रहा है, और एम्बिलिकल कॉर्ड के सराउंडिंग में वेसल्स है, और ये विलाय है उसकी डेवलप हो रही है जो एंडोमेट्रियल वॉल में एम्बेड होके है, और यहाँ से मदर का ब्लड सप्लाई आ रहा है और वह यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ फीटल ब्लड, दिस इज़ प्लासेंटल एरिया एंड दिस वन इज़ एक्सचेंज एरिया, ठीक है। तो ये डिफरेंट और डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द प्लासेंटा है। this much is enough for your information. Then parturition is process of giving birth is called as parturition. So childbirth begins in a long series of involuntary uterine contraction, क्योंकि ये स्मूथ मसल फाइबर के अंडर होता है। तो पार्चुरेशन जो होता है इसमें फुल्ली ग्रोन यंग वन जो है वो मदर के यूट्रस से उसको एक्सपेल आउट किया जाता है, और इसमें हार्मोन जो रिलीज़ होता है वो है रिलैक्सिन हार्मोन जो कि यूट्राइन वॉल को रिलैक्स करता है, और ऑक्सीटोसिन जो कि मदर को ये जो होने वाला पेन है और सब है उसमें से रिलीफ देता है। और फिर जाके उसके बाद में जैसे ही रिलैक्सिन वगैरह रिलीज़ हो जाता है, देयर इज़ milk ejection starts from the mammary glands so that child will gain the nourishment after birth also. So after birth जो फर्स्ट मिल्क आता है, फर्स्ट मिल्क जो ड्रॉन होता है उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं। कोलोस्ट्रम इज़ वेरी थिक, येलोइश होता है, और ये जो मिल्क है जिसको फोर मिल्क बोलते हैं ये बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज से रिच होता है। सो फर्स्ट इन्फेक्शंस जो है बेबी को, दीज आर रिसीव्ड फ्रॉम दी वजाइनल डिस्चार्जेस ऑफ द मदर, तो उसको कॉम्बैट करने के लिए और बाकी के सारे इन्फेक्शंस को कॉम्बैट करने के लिए इट हेल्प्स कम्प्लीटली the child to fight all of these. Okay, so this is how these are different kinds of say things which are involved. Now here they have given a few details about the fetal growth, तो ये बस आप रीड कर लो। इसमें लेंथ कैसे ग्रो होती है और कौन से वीक में कौन सी डेवलपमेंट होती है। जैसे 12th वीक में फिंगर्स एंड टोज डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, फिर जाके फीटस जो है वो कंप्लीट दिखना शुरू हो जाता है, ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट हो जाती है। फिर उसके बाद जाके 16th वीक में अगर देखेंगे तो ग्रोथ अकॉर्डिंग टू वेट होती है, सेक्स डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, एंड किडनीज़ वगैरह स्टार्ट हो जाती है डेवलप होना, हार्ट बीट दिखना शुरू हो जाती है। फीटल मूवमेंट्स 20th वीक को स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। 24th वीक में स्किन जो है वो काफ़ी रिंकल्ड और काफ़ी डेवलप दिखती है, ठीक है। आईब्रोज, फिंगर नेल्स ये सब डेवलप होते हैं। इसके अलावा फिर
उसके बाद में प्यूपिलरी मेम्ब्रेन्स ऑफ आईज डेवलप हो जाती है, आईज कैन ओपन एंड क्लोज इनटू दिस टाइम. सो देर आर डिफरेंट ग्रोथ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू वीक. तो यहाँ पे ये कुछ दिए गए हैं, यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस. I will share a PDF of these notes also so that you can read them. So this is about the entire chapter of animal reproduction. इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट्स है या फिर कुछ और डिटेल्स चाहिए then you can text me. Other than this there are many different kinds of diseases which are being mentioned, वो भी कर लेते हैं and then we will stop for today. सो वाई डू वी फॉल इल के पार्ट में तो आपने सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के बारे में पढ़ा ही है. सो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस इन शॉर्ट दे आर कॉल्ड एज एसटीडीज. तो इसमें आता है जनरली एड्स एंड हेपेटाइटिस एंड ऑल्सो गोनोरिया एंड सिफिलिस. यू कैन रीड अबाउट दीज इन टू वाई डू वी फॉल इल चैप्टर एंड गो थ्रू दोज नोट्स ऑल्सो. तो उसमें भी आपको काफ़ी डिटेल समझ में आ जाएगा. सो यहाँ पे दिए गए हैं. सो एड्स इज़ एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कॉज्ड बाय HIV, दैट इज़ ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. तो इसमें इम्यून सिस्टम जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से या फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से बाकी के जो डिसीजेस है उनका बॉडी के ऊपर अटैक डेवलप होना शुरू हो जाता है. एंड द पर्सन डज नॉट डाई बिकॉज ऑफ HIV एड्स, बट दैट पर्सन विल डाई बिकॉज ऑफ TB और निमोनिया और कैंसर और टाइफॉइड, एनी अदर नॉर्मल डिसीज. ओके, सो दैट इज़ इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. इम्यूनोडेफिशिएंसी, इम्यून सिस्टम के ऊपर ये वायरस अटैक करता है. Second is syphilis. Syphilis is a bacterial infection caused by Treponema pallidum. ये जो है वो जनरली जेनाइटल ट्रैक्ट्स में यानी कि वजाइना के इनर एंडोमेट्रियल लेयर्स पे, नॉट एंडोमेट्रियल, एपिथेलियल लेयर्स पे, या फिर जाके उसके बियॉन्ड भी कभी कभार सर्विक्स पे, या फिर इवन इनटू मेजर इन्फेक्शंस के टाइम में इवन इनटू अदर इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी जैसे कि इंटेस्टाइन एंड हार्ट के ऊपर भी ये लीजन्स बनाता है. लीजन यानी कि अल्सर्स आर सोर्स बनाना शुरू कर देता है. तो उसकी वजह से देर इज़ लॉट ऑफ इन्फेक्शन ऑकरिंग, ब्लीडिंग होता है, तो उसकी वजह से काफ़ी इश्यूज़ होना बॉडी में शुरू हो जाता है. गोनोरिया इज़ सिमिलर काइंड ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय नेसेरिया गोनोरी. तो इसमें भी म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर अटैक होता है, तो इन्फेक्ट्स द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट. एंड इसमें पेनफुल मिक्चुरेशन इज़ वन ऑफ द कॉमन सिम्टम्स. देन नेक्स्ट इज़ ट्राइकोमोनासिस. ट्राइकोमोनास वजाइनलिस इज़ अ प्रोटोजोआ. ये भी वजाइनल इरिटेशन एंड इचिंग कॉज करता है. सो इनको प्रिवेंट करने के काफ़ी इजी तरीके हैं. एजुकेशन इज़ वन ऑफ देम. पीपल शुड मेंटेन प्रॉपर हाइजीन एंड they can avoid the say unprotected sexual contact with other people, or even there should be high moral education given to the people so that they will adopt to all of the say essential required hygiene practices, and information regarding the diseases can save them from the spread of disease. Okay, सो प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए बर्थ कंट्रोल मेथड्स के ऊपर भी क्वेश्चन आता है जनरली आपको. सो पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड्स, यहाँ पे आपको कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में इंफॉर्मेशन है. सो व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आता है जनरली 5 मार्क्स का. सो फॉर प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी वुमेन कैन अडॉप्ट टू कॉन्ट्रासेप्शन, सो और इवन मेल्स कैन अडॉप्ट टू कॉन्ट्रासेप्शन. सो उसके लिए क्या कर सकते हैं, प्लान कंट्रोल कर सकते हैं. So by educating people about advantages of small family and raising age of marriage can help into reducing the population by family planning. So in this there is a simple method of keeping a check of the menstrual cycle, and जो 4 phases है उस हिसाब से भी check करके we can prevent pregnancies. So that is natural method. So in which there should be no pregnancy if there will be proper check of the week of the ovulation. ठीक है. Then second is mechanical method. So in mechanical method use of condoms is done, where a plastic sheet is applied on the penis before the coitus. So because of this there is no discharge of semen into the vaginal cavity, तो उसकी वजह से fertilization prevent हो जाएगा. Sperms are avoided to travel into the uterus. So hence there is
से मैकेनिकल मेथड से, दैट इज़ कॉन्डम्स के थ्रू हम इसको रोक सकते हैं. और एल्स देर इज़ डायफ्रेम और सर्वाइकल कैप्स इनटू फीमेल विच इज़ सिमिलर टू कॉन्डम्स. दीज आर ऑल्सो मैकेनिकल मेथड which will avoid the entry of the sperms into the uterus. और देर इज़ अनदर मेथड जिसको हम बोलते हैं IUCD, इंट्रा यूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, जिसको हम बोलते हैं कॉपर टी. कॉपर टी इज़ अ स्मॉल टी शेप का कॉपर लूप जो कॉपर आयन रिलीज़ करता है इनटू द सर्वाइकल एरिया. तो इन कॉपर आयंस की वजह से स्पर्म्स जो है उसका मोटिलिटी हैम्पर हो जाता है एंड दे कैन नॉट स्विम फर्दर इनटू द फैलोपियन ट्यूब एंड हेंस विच विल अवॉइड द फर्टिलाइजेशन. सो लूप्स, कॉपर टीज, इनको यूज़ करके भी हम मैकेनिकली मेथड से फर्टिलाइजेशन को अवॉइड कर सकते हैं. There is also chemical method in which spermicidals can be used, which are in the form of tablets, gels, or even into paste form, which is applied to the vagina before the coital activity. तो उसकी वजह से भी sperms जो है उनकी motility hamper हो जाती है और even their से उनका सेल डीनेचर हो जाता है जिसकी वजह से देर इज़ नो फर्टिलाइजेशन ऑकरिंग. और इवन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ऑफ हॉर्मोन्स कैन बी टेकन विच विल ऑल्टर द साइकिल ऑल टुगेदर. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ही अगर ऑल्टर हो जाएगा तो ओव्यूलेशन जो है वो हैम्पर हो जाता है. तो इनहिबिटिंग द ओव्यूलेशन इनटू द ओवरी इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट वे टू प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन. ऑल्सो सर्जिकल मेथड्स है जिसमें ट्यूबेक्टमी और वैसेक्टमी दो चीज़ें होती है. सो ट्यूबेक्टमी में जनरली फैलोपियन ट्यूब जो है उसके ट्यूब को, तो समथिंग लाइक दिस सपोज, तो फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है एक जगह से, ओके, एंड देन इट इज़ लूप्ड बिहाइंड एंड टाइड अप, ठीक है. या फिर वैस डिफरेंस जो है इनटू मेल्स जो कि टेस्टिस से स्पर्म्स को कैरी करता है, इट इज़ ऑल्सो निक्ड एट अ सर्टन पीरियड सर्टन प्लेस एंड देन इट इज़ ऑल्सो लूप्ड एंड टाइड अप. तो इसकी वजह से फिर जाके ट्रांसफ़र तो होगा ही नहीं स्पर्म्स का, और यहाँ पे इनटू फीमेल्स ओवम का ट्रांसफ़र नहीं होगा, स्पर्म्स भी ट्रैवल नहीं करेंगे आगे. तो इन दोनों कंडीशंस में वैसेक्टमी एंड ट्यूबेक्टमी ये surgically we can stop the transfer of the gametes. Then इसके अलावा there is ovarectomy. ovarectomy में directly removal of the ovaries होता है, तो surgically removal होता है. generally this is used for birth control into higher cases, mostly into village areas where people have more than 2 children or many a times they have many hands and मैनी माउथ कंडीशन. तो उस कंडीशन में ओवेरेक्टमी या फिर कैस्ट्रैक्शन किया जाता है जिसमें टेस्टिस का रिमूवल या फिर ओवरीज का रिमूवल किया जाता है. एंड देर इज़ अनदर सर्जिकल मेथड जिसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और अबॉर्शन विच इज़ यूज्ड फॉर टर्मिनेटिंग अनवांटेड प्रेगनेंसीज ऑल्सो. सो ये ट्यूबेक्टमी का और वैसेक्टमी के बारे में डायग्राम्स है. The first one is vasectomy, second one is tubectomy. Okay, so these are different methods used for contraception. So इसके ऊपर भी question generally theory में आ सकता है. Okay, so this ends with the chapter. I hope कि सारे doubts clear है. जो भी सारे आपके यहाँ पे competitive window के वगैरह जो points है वो आप read कर लेना. अगर आपको कुछ भी doubts हो you can mark them. थर्सडे को वी विल कीप अ जूम, नॉट थर्सडे सॉरी, फ्राइडे वी विल कीप अ जूम क्लास जिसमें इसके सारे डाउट्स आई विल एड्रेस देम. सो बी रेडी विथ योर डाउट्स दैट टाइम. अवॉइड टेक्सटिंग डाउट्स इन मिड. जब मिड में आपको डाउट होंगे तो मैं सारे NTSC के डाउट्स लेना ज़्यादा प्रेफर करूँगी और इसके डाउट्स हम स्पेसिफिकली फ्राइडे को ले लेंगे. ओके, सो टेक योर टाइम, मार्क योर डाउट्स, रीड द एंटायर चैप्टर. कुछ भी अगर मिस हुआ होगा देन यू कैन जस्ट इन्फॉर्म मी, आई विल टेक इट into extra class and we will finish this up. Okay, so I'll meet you on Zoom on Friday. Bye bye, take care.